ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ मेनोपॉज है ना। तो मेनोपॉज अपन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बस 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अपने को क्या क्या ध्यान रखना है। स्टार्टिंग करते हैं इसके डेफिनेशन से। डेफिनेशन में क्या ध्यान रखना है अपने को, परमानेंट सीज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन है ना। परमानेंट सीज ऑफ मेंस्ट्रुएशन होना चाहिए एट द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ ड्यू टू लॉस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल के एक्टिविटी के खातिर है ना। या तो सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि अगर कंसिक्यूटिव 12 मंथ तक एमिनोरिया होता है बिना कोई पैथोलॉजी के, तो उसको भी अपन मेनोपॉज बोल सकते हैं। ये कुछ हार्मोन्स के नॉर्मल वैल्यू है हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट रहते हैं फीमेल बॉडी में। दैट इज़ अपने को मिड साइकिल वैल्यू याद रखना है। एलएच का वैल्यू होता है 10 to 75 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। एफएसएच होता है ओवुलेटरी के टाइम पे 4.7 to 21.5 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। एंड पीआरएल होता है दैट इज़ प्रोलैक्टिन। प्रेगनेंसी के केस में 20 to 18 नैनोग्राम, सॉरी मेंस्ट्रुएटिंग के केस में दैट इज़ 2 to 18 नैनोग्राम पर एम एल। एंड नॉन प्रेग्नेंट में 2 to 29 नैनोग्राम पर एम एल। एंड प्रेगनेंसी के केस में 200 to 400 नैनोग्राम पर एम एल। एंड T4 जो टोटल T4 होता है दैट इज़ और 5 to 12 माइक्रोग्राम होता है। एंड जो फ्री T4 होता है दैट इज़ 0.8 to 1.8 माइक्रोग्राम होता है। ओके, नेक्स्ट इज एज मेंस्ट्रुअल मेनोपॉज कब होता है, दैट इज़ 45 to 55 होता है। मीन एज 51.3 लेते हैं अपन है ना। तो क्या क्या फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं इसमें, दैट इज़ अपन सिंपल याद रखेंगे एज पर GCS याद रखेंगे है ना। तो क्या होता है कैसे क्या क्या होगा इसका फुल फॉर्म, P फॉर हो जाएगा हमारा पेरिटी, और E फॉर हो जाएगा एथनिसिटी, R फॉर हो जाएगा हमारा रेडियोथेरेपी, एंड G फॉर होगा जेनेटिक GCS है ना, C फॉर होगा कीमोथेरेपी, और S फॉर होगा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और स्मोकिंग। ये ऐसे करके अपन फैक्टर क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो याद रख सकते हैं। एंड आफ्टर दैट स्टेज ऑफ द रिप्रोडक्टिव एजिंग है ना। तो रिप्रोडक्टिव एजिंग का हम स्टेज करेंगे। देखो 3 स्टेज अपन सिंपल समझते हैं। अभी कोई वुमेन है रिप्रोडक्टिव फेज में है, अभी किस में जाएगी, मेनोपॉज में जाएगी। तो दोनों के जो बीच का फेज होगा जिसको अपन बोलेंगे मेनोपॉज ट्रांजिशन फेज है ना। तो पहला होता है रिप्रोडक्टिव फेज, उसके बाद होगा मेनोपॉज ट्रांजिशन दोनों के बीच का, और नेक्स्ट होगा मेनोपॉज। ओके, रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है या रिप्रोडक्टिव ईयर जिसमें बोलते हैं, इसमें क्या होगा, बाय द टाइम फर्टिलिटी का पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और साइकिल जो है वो ओवुलेटरी हो जाएगा, बट प्रोजेस्टेरॉन का लेवल टाइम के साथ क्या होता जाएगा, लो होते जाएगा। मेनोपॉज ट्रांजिशन में क्या होगा, एफएसएच लेवल बहुत हाई हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये अपने को ध्यान रखने का है कि एफएसएच का लेवल क्या हो जाएगा, इसमें हमारा हाई हो जाएगा। ओके, दैट इज़ कितना हो जाएगा, मोर देन 20 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल हो जाएगा। ओके, और हेवी और प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकता है, ड्यूरेशन 2 to 8 ईयर हो सकता है मेनोपॉज ट्रांजिशन का है ना, वेरी करता है इस बीच में। ओके, रैपिड उस साइड के डिप्लेशन होगा और ओवरियन फंक्शन भी डिक्रीज हो जाएंगे। जो वुमेन रिप्रोडक्टिव फेज में थी वो अब नॉन रिप्रोडक्टिव की ओर मूव करेगी। जो मेनोपॉज होता है इसमें क्या हो जाएगा, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, सीज ऑफ द मेंसेस हो जाएगा, एमिनोरिया होगा फॉर द 12 मंथ विदाउट एनी पैथोलॉजीज। ओके, अब इसका हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी और मैकेनिज्म समझते हैं, होता क्या है। सिंपल से समझना है, सिंपल है। सबसे पहले क्या होगा, डिप्लेशन टाइम के साथ क्या होता जाएगा, ओवरियन फॉलिकल डिप्लेट होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ओवरियन फॉलिकल कम हो जाएगा तो अब फॉलिकल क्या है वो गोनेडोट्रोपिन से रेजिस्टेंस हो जाएगा है ना। तो अब ठीक से फॉलिकुलोजेनेसिस भी नहीं होगा। अगर फॉलिकल ठीक से जेनेसिस नहीं होगा, फॉलिकल नहीं बनेगा, तो वो नेगेटिव फीडबैक देगा HPA को है ना, और एफएसएच का सिक्रेशन ज़्यादा कराएगा। इंक्रीज इन द एफएसएच क्या कराएगा, ओवरियन फेलियर करा करके वो एनेवोल्यूशन कराएगा। अगर ओवुलेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटम नहीं बनेगा है ना। कॉर्पस ल्यूटम नहीं बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन भी कम सीक्रेट होगा है ना, और एस्ट्रोजन भी हमारा कम हो जाएगा। एस्ट्रोजन अगर कम हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम का ग्रोथ नहीं होगा और मेंस्ट्रुएशन क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। ओके, ये हमारा एस्ट्रोजन का वैल्यू है, अपने को ध्यान याद रखना है। बस प्रेगनेंसी केस में ये क्या होता है, नॉर्मली बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है ना। ओके, वैसा ही जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो भी हमारा प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और ये टेस्टोस्टेरॉन लेवल है, नॉर्मली ये 15 to 17 नैनोग्राम पर डीएल होता है। ओके, बट इसमें से जो 0.3 से लेकर के 3 पिकोग्राम जो होता है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं एस्ट्रोजन जो होता है मेनली 3 फॉर्म में होता है, E1, E2, E3, जिसमें से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और इम्पॉर्टेंट होता है दैट इज़ आवर रिप्रोडक्टिव एज में प्रेजेंट होता है, एस्ट्राडाइल बोलते हैं। और एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरॉन देखते हैं जो कि DHT, DHEA और एंड्रोस्टेडियाइन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं।
जो टेस्टोस्टेरॉन, जैसा कि हमने अभी वैल्यू देखा था कि 15 से 70 नैनोग्राम प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें से 0.3 से 3.5 पिकोग्राम पर ml फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो अगर पोस्ट मेनो अपने को कैसे इसको जज करेंगे कि वो मेनोपॉज केस में कि नहीं, हार्मोन लेवल का एसेस करके। ओके, तो एस्ट्रोजन के टाइम में देखेंगे कि एस्ट्रायोन जो होता है उसका, हाँ एक चीज़ याद रखना है कि पोस्ट मेनोपॉज के केस में एस्ट्रायोन लेवल इंक्रीज रहता है, दैट इज़ अवर 30 to 70 पिकोग्राम पर ml। ओके, नेक्स्ट तो क्या क्या मेनोपॉज में क्या क्या चेंजेस आता है। ओवेरी में क्या चेंज आएगा, ओवेरी का साइज श्रिंक हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा और इसके सेक्रेटरी एक्टिविटी बढ़ जाएंगे। फॉलिपियन ट्यूब में क्या होगा, सिलिया डिसअपियर हो जाएंगे, मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, मसल्स भी उसके थिन हो जाएंगे। यूट्रल क्या हो जाएगा, हाइपर प्लास्टिक हो जाएगा। वल्वा जो है वो फ्लैट हो जाएगा। ब्रेस्ट जो होगा रीएब्जॉर्ब होगा। ब्लेडर और यूरेथ्रा भी उसके हाइपर प्लास्टिक हो जाएगा। और उसके बाद मसल्स के भी टोन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। लॉस ऑफ बोन मास ड्यू टू एस्ट्रोजन डिफिशिएंसी, एस्ट्रोजन क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो बोन के मेच्योरेशन में हेल्प करता है, तो बोन मास भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। और एस्ट्रोजन जो है वो प्रिवेंट करता है लिवर डिजीज़ को, है ना, वस्कुलर डिजीज़ को, तो वो हमारा HDL लेवल को इंक्रीज करेगा एस्ट्रोजन, है ना। एस्ट्रोजन प्रिवेंट द कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ बाय इंक्रीजिंग द HDL, तो उससे हार्ट डिजीज़ होने का भी चांस कम है और इनहिबिट कर देगा प्लेटलेट और मैक्रोफेज एग्रीगेशन को। और दिस इज़ ऑल अबाउट आवर मेनोपॉज। एक बार एकदम क्विक समरी देखते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने इसका डेफिनेशन पढ़ा कि 12 मंथ के लिए होना चाहिए, है ना, एमिनोरिया विदाउट एनी पैथोलॉजीज। और फिर हार्मोन लेवल का मिड वैल्यू देखे थे, एज फैक्टर देखे, क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं। फिर इसके 3 स्टेज देखे, रिप्रोडक्टिव, मेनोपॉज ट्रांजिशन और मेनोपॉज का पोस्ट मेनोपॉज। उसके बाद एंडोक्राइनोलॉजिकल फैक्टर देखे कि ये कैसे रेगुलेट होता है। फिर हार्मोन लेवल देखे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का। और फिर उसके बाद एस्ट्रोजन का थोड़ा डिटेल देखे। फिर उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन लेवल देखे और ऑर्गन चेंजेस में किस किस ऑर्गन में क्या क्या चेंजेस आएगा ये अपन देखें। एंड इट्स ऑल अबाउट अवर मेनोपॉज। थैंक यू।